इंटेक्स एक्सरसाइज 4 चलो डिस्कस भी करते हैं, मैं ही करवा देता हूँ। आप लोगों ने होमवर्क किया है? नहीं। थ्योरी पढ़ी इसकी, वो लिख लिए थे पॉइंट्स, मैंने कहे थे कुछ पॉइंट्स। गुड, ठीक है। चलो अभी इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। पेज नंबर 3.12। विच एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपन सारे क्वेश्चन क्लास में ही करते हैं इंटेक्स वाले, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो नोटबुक पे, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। नोटबुक पे लिखो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ हाँ हाँ, अरे होमवर्क में नहीं, फेयर में लिखो यार। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर हेडिंग लिख लो, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4। ओके, चलो। हरनूर बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन में? विच एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अंडरलाइन द वर्ड लूज इलेक्ट्रॉन। और लूज इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, ग्रेटेस्ट टेंडेंसी को अलग पेन से अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिखो मैक्सिमम। क्या लिखो? मैक्सिमम। तो अब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या बन गया? मैक्सिमम, ओए ग्रेटेस्ट टेंडेंसी के ऊपर मैक्सिमम लिख दिया ना, बस। तो क्या बन गया? विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम। क्या इसका मतलब ये हुआ? बोलो, जो मैंने आपको लिखवाया अभी बेटा, क्या इसका मतलब ये होगा विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी? बोलो नो, बोलो नो। तो क्या होगा? मिनिमम। तो ग्रेटेस्ट का मतलब कई बच्चे इसको ये समझ लेते हैं भी शायद मैक्सिमम के बारे में कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैक्सिमम को भी कट करो, ये ऐसे मतलब पूरा होना चाहिए प्रॉपर मैनर में। ठीक है, कट करना ताकि ये गलती ना हो, इसलिए। ठीक है बेटा, मैक्सिमम के ऊपर क्या लिखो? मिनिमम। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम टेंडेंसी टू, सॉरी मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसका आयन, क्यों वाई मिनिमम? वाई, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें कम से कम क्या करने पड़े? एफर्ट करने पड़े, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए? बाहर आ जाए। अब आपको ये भी इंग्लिश समझ आ जाएगी। विच एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे। मतलब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम। अब ये जो दिए हुए हैं ये ग्रुप एलिमेंट्स हैं कि पीरियड एलिमेंट्स हैं? ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सीरत बेटा बताओ क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? वेरी वेल बेटा, डिक्रीजेस। गुड। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो देयरफॉर, ठीक है ना, सारे रीजन लिखना है यार। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया? मिनिमम। तो आंसर क्या आ गया बेटा? दिल्ली। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सारे आंसर्स देंगे। ओए ओए बेटा, पहले ही पेंसिल इतनी है, नोटबुक में जगह भी उतनी है, प्लीज फेयर नोटबुक में लिखो ये। हाँ हाँ, मतलब आयोडीन जहाँ पर भी है, कहाँ है?
सी आएगा ऑप्शन, वो मुझे लगा कहीं ऑर्डर में गिवन है। सी आ गया ना आंसर, ठीक है चलो। अब 32 क्वेश्चन, ठीक है 32 क्वेश्चन क्या है, पढ़ो अलकाना भाई। वेरी वेल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अंडरलाइन करके हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हैं, समझ गए ना। ये हमने क्लास नोट्स में लिखा था कि नहीं। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। और नाइट्रोजन में कौन से हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, पी के होते हैं, इसलिए आंसर क्या आ गया बेटा, सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं था इसमें वैसे। 33 बेटा, ठीक है 32 लिख दो नोटबुक पे और डन। ऐसे ही 33, क्योंकि आपके जो फेयर नोटबुक है उसमें सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन होने चाहिए फेयर नोटबुक में, ठीक है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन होमवर्क मॉड्यूल नोटबुक में होने चाहिए, बट इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन किस में होने चाहिए, फेयर में होने चाहिए, इसलिए ठीक है। तो आप जगह भी छोड़ सकते हो, अगर घर पे जाके थोड़े ज़्यादा एफर्ट करके अगर आप क्वेश्चन लिख लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्यों, कल को जब आप नोट्स पढ़ते हो, ठीक है, मतलब मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस ये है भी, अगर मेरे सामने क्वेश्चन होगा तो मैं पढ़ लूंगा, मैं मॉड्यूल उठा के इतने एफर्ट नहीं कर पाता कभी कभी, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर है घर पे हल्की सी मेहनत करो, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दो, घर पे जाके लिख लेना क्वेश्चन। 33 बेटा रीड करो हरनूर। इज द एनर्जी आयोनाइजेशन, चलो पहला बेटा नीडेड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, ये तो स्टेटमेंट क्या होगी बोलो सारे बच्चे, गलत। दूसरा बेटा नीडेड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ये बी गलत हो गया। अच्छा बी वाली कौन सी एनर्जी होती थी, बी वाला ऑप्शन जो होता था ये हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था, कौन सी एनर्जी होती थी ये, है जी सोचो। नो, खुशी के क्या क्या सिनोनिम्स हैं, हाँ समझ गए, एक्साइटेड एनर्जी, कौन सी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ओके। सी पार्ट पढ़ो बेटा, क्या है, नीडेड टू कन्वर्ट द एटम इनटू, ये तो एकदम फालतू है, हाँ। डी वाला आ गया कि नहीं आ गया यार, जस्ट एनफ, व्हाई, बिकॉज आयोनाइज, अंडरलाइन द वर्ड जस्ट एनफ। ये वर्ड अगर मैं अंडरलाइन ना भी कराऊं तो भी इतना कोई चक्कर नहीं है, पर मैं चाहता हूं भी मेरे स्टूडेंट्स को एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो, व्हाई इज इट बीइंग रिटन जस्ट एनफ। नो, सारे बच्चे नोट्स हैं जी बेटा, आप भी कुछ कह रहे थे। अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखो, मिनिमम, वेरी वेल। मैंने फिर आपसे पूछा था, आपने कहा कुछ नहीं, अब मैं तो देखो है ना, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। हाँ जी, तो मैंने तो आपको मौका दिया था पर आपने कहा नहीं, ओके। हाँ जी बेटा, ये कौन सी एनर्जी है, मिनिमम। ऐसे जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया, बोल दो, ठीक है। तो इट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमें कम से कम कितनी एनर्जी दें, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी दे सकते हो, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अगर कम डांट से काम चल जाए तो ज्यादा तो चली जाएगा ना काम, तो हमें मिनिमम चाहिए होता है, क्या है, मिनिमम एनर्जी। क्या इससे आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी होती है क्या, यस, क्लियर हो गया कि नहीं। तो जस्ट एनफ टू कॉज एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप, एस्केप का मतलब एटम से भगा दिया, ओके। 34 रीड करो, 34 है बेटा, रीड करो। हाइड्राइड आयन, बोलो हाइड्राइड आयन, अंडरलाइन द वर्ड आइड और मन में रखो आंसर। आइड का मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नेगेटिव। जब आपने कहा था भी सर अगर कुछ और आ जाए N2 - N, समझ आ गया। आइड का मतलब
नेगेटिव। तो ऐसे ऑप्शंस रूल आउट करने हैं और ऐसे पढ़ना है, फिर आपको केमिस्ट्री आराम से आएगी। 180 180 100 100 समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। ए ऑप्शन में ब्रैकेट में क्या लिख दो, H माइनस। सी बेटा सॉरी बी क्या है, हाइड्रोनियम आयन। कोई बताएगा मेरे को व्हाट डू वी मीन, कौन सा हाइड्रोनियम आयन? अच्छा, हाइड्रोनियम आयन जो होता है ना बेटा, वो होता है H3O प्लस, जब H2O गेन करता है, ठीक है ना, H3O प्लस। अच्छा, अब आ जाओ बेटा किधर, प्रोटॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है प्रोटॉन? मैंने आपको लिखवाया भी था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, प्रोटॉन का सिंबल H प्लस। कैसे बेटा, जस्टिफाई करो। हाइड्रोजन में, अब भाई रिवाइज किया करो चीजों को यार, मैंने लिखवाया था। ये कौन है, न्यूक्लियस। कौन है ये किसका है, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कौन होता है, सिर्फ प्रोटॉन। और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन छूमंतर हो गया, तो कौन रह गया बेटा, सिर्फ प्रोटॉन। तो इसको क्या बोलेंगे, H बोलेंगे कि H प्लस बोलेंगे? तो H प्लस का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H प्लस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो लिखा करो बेटा, समझा मत करो, सिर्फ लिखा करो। समझ तो रही हम कब से। अगर मानना है बेटा कल पेपर होता, फिर मैं आपको कहता सिर्फ हाँ चल जाएगा इतने से काम। क्यों, शॉर्ट मेमोरी एक दिन के लिए चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो H प्लस, ओके बेटा। अब हाइड्रोक्सियल आयन, ओए भाई, हाइड्रोक्सियल आयन ये क्या सिंबल होता है, लगाओ तुक्का लॉजिकल, OH माइनस। हाइड्रोक्सियल आयन क्या होता है बेटा, OH माइनस। खत्म हो गया। सेम, हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, समझ गए कि नहीं। एक स्कूल नेम, एक निकनेम, एक घर का नेम, एक दोस्त का नेम, समझ गए क्या? अब अगला रीड करो, जैस्मिन बेटा रीड करो। हाँ जी, हाँ जी बेटा। ब्रैकेट क्लोज्ड इज। अब दोबारा रीड करो विदाउट ब्रैकेट। उस्ताद बेटा दोबारा रीड करो। आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो शुक्र है बेटा, कभी तो सही रीड करोगे, वो दिन आएगा कभी जल्दी, है ना। हाँ, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आई वुड रेकमेंड भी आप लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ना करें, क्योंकि इससे गलती होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं। बेटर है भी आप लोग एलिमेंट लिखो पहले। क्या लिखो, एलिमेंट। सारे बच्चे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हो, स्टार्टिंग के केसेस में जब तक अपन इससे पूरा यूज टू नहीं होते, आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करो और आप क्या लिख दो, एलिमेंट लिख दो। क्या लिख दो, एलिमेंट। चलो सारे बच्चे ट्राई करो। अब मन में ही आंसर बोलना है, बोलना नहीं है किसी ने, बस मन में ही बोलना है बेटा। पहले का जो आंसर है नियॉन आ गया कि नहीं आ गया, पीरियोडिक टेबल देखो सारे बच्चे। यस, फिर क्या आ गया बेटा, 3s2 3p1। बोरॉन के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम। क्यों, नियॉन 10 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 13 क्या हो गया, एल्यूमिनियम। 3s2 3p3, इसका मतलब नियॉन कितना है बेटा, 10 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 15, विच इज फॉस्फोरस। 3s2 3p2, ये 10 + 2 + 2 14, ये कितना आ गया, ये कौन आ गया, सिलिकॉन। डी बेटा 3d10, ओए होए होए, जिंक क्रॉस कर गए। कौन क्रॉस कर गए, ये जिंक। फिर उसके बाद 4s2
4p2, बोलो 4s2। सर ये कैसे बताएंगे, आपने तो 3 तक कहा था। कोई बात नहीं बेटा, क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन s2p2 है कि नहीं है यार? क्या ये p2 वाला सिस्टम है कि नहीं है? कोई चक्कर नहीं, कमी लगे तो 3s2 3p2 पर आ जाओ, फिर भी ना समझ आए तो 2s2 2p2 पर आ जाओ। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा फिर बेटा और पढ़ने की जरूरत है। इसको बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बन। कार्बन के नीचे कौन आएगा? सिलिकॉन। कार्बन सिंग जी। ये जर्मेनियम हो गया कि नहीं हो गया यार? यस, ऐसे सोचना बेटा। ये क्या हो गया? जर्मेनियम। अब आप बताओ हाईएस्ट क्या पूछा है? आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा अरेंज किया करो भी ये सेम एलिमेंट्स ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं। अब आपको ये पता लग गया ये तीनों क्या है बेटा? पीरियड एलिमेंट्स हैं। और ये दोनों कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप एलिमेंट्स हैं। हाईएस्ट ढूंढना है कि लोएस्ट ढूंढना है? हाईएस्ट। हाईएस्ट के लिए कैसे करना है इधर ध्यान दो। पहले ग्रुप में कंपेयर करो, हाईएस्ट कौन आएगा? सिलिकॉन। क्यों? डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इसका मतलब सिलिकॉन का एनर्जी जर्मेनियम से ज्यादा, तो जर्मेनियम को तो रूल आउट कर दो। कर दिया बेटा। अब एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस में कौन विनर होता है अलोंग द पीरियड? फास्फोरस। तो इन दोनों से सिलिकॉन विनर है, इन दोनों से, इन तीनों से फास्फोरस। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया बेटा हमारा? हाँ हाँ, वाला एलिमेंट ढूंढ लिया था। थोड़ा पीरियोडिक टेबल देखा करो घर पे। अच्छा, हाँ ना, इससे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाफ वाला जो होता है ये सिर्फ अपने बगल वाले से स्ट्रांग होता है, उसके अगले वाले से स्ट्रांग नहीं होता। हाँ, ये कल भी कह रहा ना, मान लो 3p5 होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये तो फॉस्फोरस आ गया बट ये क्लोरीन आ गया, तो विनर कौन होता? क्लोरीन। जैसे लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मुकाबला है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कोई रिलेशन नहीं है, उसमें तो फ्लोरीन ही विनर है। समझ गए ना? इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ईगो पे नहीं लेना है भी मेरे को याद है तभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए तो नोटबुक का सहारा लो तुरंत, पीरियोडिक टेबल का सहारा लो तुरंत, याद करो। मतलब ये वही करना है, अपने पेपर में ईगो पे लेना है, घर पे ईगो पे नहीं लेना। नोटबुक सामने रख के भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। मेन मुद्दा हमारा क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे देख के ही सॉल्व करो, कोई चक्कर नहीं है। समझ गए? कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब हम रीड करेंगे अपने आप दिमाग में फिट हो जाएंगी चीजें। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इस स्ट्रेटजी से भी रैंक आता है। कई बच्चे ये सोचते हैं पहले याद करूंगा फिर होमवर्क करूंगा, ना तो वो याद करते हैं ना ही होमवर्क करते हैं। वो दिन बेचारा आता नहीं है, बहुत कम आता है जिंदगी में, कभी कभी आता है, हर बार नहीं आता। तो बेटर क्या है, हर बार ही नोटबुक सामने लेकर बैठो भी, अच्छा हाँ इथे लो चक्को, इथे टिक, कोई बात नहीं, कम से कम क्वेश्चन हो गए, कॉन्फिडेंस बन गया भी हाँ मेरे को अपने नोट समझ आ रहे हैं। ओके, कहीं पता लगे हम बेटा इमेजिनेशन में ही रह गए भी जिस दिन मैं पढ़ूंगा उस दिन मेरे से हो जाएगा, वो बेचारा दिन ही नहीं आ रहा कब से। 36 रीड करो गुरुकुमन। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसका मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी दी हो, अभी मैंने बताया क्या लिखो, तो लिख दो सारे बच्चे फटाफट एलिमेंट्स। बेटा इधर बैठो जिधर बॉटल है, हाँ डिस्कशन नहीं करना, इधर आओ। अच्छा मुझे लगा
ओ यार जब क्लास में चल रहा है ना तो नो डिस्कशन, ओके, सिर्फ मेरे साथ ही डिस्कशन करना है क्लास के बाद। हाँ बेटा क्वेश्चन कर। आज एब्सेंट है कोई? पहला एलिमेंट कौन सा आ गया, आप ही बताओ। मेदनी बोलो, हीलियम। सेकंड वाला बोलो 1s2 2s2 2p2, कार्बन आ गया। सी वाला बेटा नियॉन आ गया, ठीक है। डी वाला कौन आ गया, सोडियम। अब आपको ये पता लग गया भी यहाँ पर हीलियम है, यहाँ पर नियॉन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर सोडियम है। ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, जैसे ड्राइंग सीखते हैं ना अपन, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो भी खुद ऐसे लिखने का ट्राई, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल जल्दी याद हो जाए, कौन एलिमेंट किधर वाली प्लेसमेंट याद करो। बस यही मेहनत है और कुछ मेहनत नहीं है इसमें, समझ रहे हो? हाँ, और ये मेहनत ऐसा नहीं होगी 10 बार पीरियोडिक टेबल लिख दिया, नो, क्वेश्चन के थ्रू पीरियोडिक टेबल लिखा करो। अब आप बताओ बेटा, इन दोनों क्या लोएस्ट ढूंढना है कि नहीं? इन दोनों में कौन है लोएस्ट? कार्बन। इन दोनों में कौन है लोएस्ट? नियॉन। तो नियॉन और कार्बन में कौन है? कार्बन। अभी तक सबसे लोएस्ट कौन हो गया बेटा? कार्बन। अच्छा, फिर अब आप बताओ मेरे को, क्या सोडियम जो है कौन है? सोडियम। समझ आ गया कि नहीं? सोडियम अगला पीरियड एलिमेंट है कि नहीं है? तो डाउन, सॉरी, अगला ग्रुप एलिमेंट है कि नहीं है? तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीजेस। तो इसका मतलब सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होएगा? लीस्ट होएगा कि नहीं होएगा? बोल दो। ऐसा भी सोच सकते हो बेटा, ये लिथियम है, मान लो क्या है ये? कार्बन हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन, और सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से भी कम है। तो बेसिकली लिथियम है, कार्बन है, इधर कौन है बेटा? सोडियम। तो सबसे लोएस्ट कौन हो गया? सोडियम। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोल दो। ओ ये खुशबूदार किधर से आ गया ये? बेटा क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर लो यार। चलो क्या बबल गम? बेटा गैस नहीं करना है यार क्वेश्चन। वंश बेटा देखो, वो उनकी कंसंट्रेशन लैप्स होगी, तो प्लीज बेटा, ओए समझ रहे हो क्या? हाँ, ये जो भी आपने मतलब, ओके। थर्टी 37 पढ़ो। वो पढ़ो 37 ऊंची आवाज में, कोई भी। हाँ पढ़ो बेटा। और सोडियम कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी दी हुई है कि नहीं? आयोनाइजेशन, वेरी वेल। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्या पूछा है बेटा? के। तो अब आप बताओ, सोडियम और के में किसका आयोनाइजेशन ज्यादा होता है यार? इसका आयोनाइजेशन ज्यादा, इसका आयोनाइजेशन लेसर है। तो देयरफॉर बेटा हम क्या बोलेंगे यार? इसकी वैल्यू 5.48 से क्या होनी चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन। इतना इनको बोलो, इतना इतना बैग उधर करो। 38 बेटा पढ़ो। धीरे बेटा, ऊंची। अंडरलाइन द वर्ड सडन जंप।
प्रणव बेटा क्या कॉन्सेप्ट था सडन जंप का? सडन जंप से हम क्या क्या बता सकते हैं? एटॉमिक नंबर नहीं बता सकते, वेरी वेल बेटा। और सडन जंप वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये क्वेश्चन बिना पढ़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ जी बेटा, रीड करो। एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर सेकंड एंड थर्ड में है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, वेरी वेल। कितने होंगे? अगर सेकंड और थर्ड में ज्यादा गैप दिख जाए तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2, वेरी वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क करो। अब आप देख लो, हमेशा एलिमेंट लिखा करो बेटा, नहीं तो धोखा मिलेगा आपको, मैं बताऊं। हमेशा क्या लिखा करो? एलिमेंट। पहला कौन सा एलिमेंट हो गया? सोचो सारे बच्चे, सोडियम। सेकंड सोचो, एल्यूमिनियम। थर्ड सोचो, सिलिकॉन। अगला सोचो, मैग्नीशियम। आंसर क्या आ गया बेटा? Mg। ओके, आंसर क्या आ गया? मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं भी एलिमेंट लिखो? मान लो गुरिकमन बेटा, इसमें एक ही होता वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चलो एक भी छोड़ो, 2 ही होते। कितने? 2 ही है ना। सी ऑप्शन पढ़ो, 3p2 दिख रहा है ना। तो बच्चा कभी कभी पेपर में ये कह देता है अच्छा आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यही शायद क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे गलती हो जाती है कभी कभी, तो इसीलिए ट्राई करो भी हमेशा पहले क्या लिखो बेटा? एलिमेंट लिखो, ठीक है? उससे थोड़ा सा कम गलती होगी। 39th और 31st ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है? ठीक है ना? तो रीड करो उस्ताद बेटा। अब सारे बच्चे एक बार ट्राई करो इनको पीरियोडिक टेबल में लिखने का, मतलब ऐसे पेज पे लिखो भी कौन किधर प्लेस्ड होगा। खुद सोचो फटाफट। 5 मिनट का काम मैं इंटेंशनली 25 मिनट में करवा रहा हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। पहली बार मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं। मैं ये चाहता हूं भी आप लोग, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना अपन भी, चलो इस साल ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मतलब मैं ये चाहता हूं भी आप पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को जितना जल्दी और जितना बेहतरीन याद करोगे उतना बेटर है। तो पीरियोडिक टेबल की मदद से लिखो बेटा, उनसे नहीं डिस्कस करना, खुद करना है, खुद ही नोटबुक पे देखो। किया सभी ने अपना? खुद सोचो कौन किधर किधर क्या होएगा? प्लेस्ड होएगा। पीरियोडिक टेबल आपके पास है, अब उसकी भी आप मदद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखा करो फर्स्ट पीरियड में तो नहीं है कोई? नो। फिर आप लिखा करो बेटा सेकंड पीरियड में, लिख दिया, 2 एलिमेंट्स आ गए। फिर थर्ड में देखो, पता है अभी इधर क्या आएगा? सल्फर। और जो आयरन है ये तो 4th पीरियड एलिमेंट है, तो इधर आ गया। देखो ऐसे मोटा मोटा सेंस बन गया अपने को। ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज का मतलब मिनिमम क्या होनी चाहिए? अब मिनिमम आयोनाइजेशन का मतलब अपने को पता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? डिक्रीजेस। क्या होती है? डिक्रीज। उसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या आना चाहिए? आयरन। क्या आना चाहिए? आयरन। सबसे 4th पीरियड का हो गया ना, ये नीचे नीचे जा रहा है तो ऐसे। ओके, क्या? सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्वेश्चन आ गया कि नहीं? क्या हमने ये कहा था भी सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे सॉल्व करते हैं? किन दोनों में कंपैरिजन है इसमें? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। पहले ऑक्सीजन से क्या बना दोगे? O+। O+ का मतलब नाइट्रोजन, फ्लोरीन का मतलब ऑक्सीजन। तो अभी किसको कंपेयर करना है बेटा? नाइट्रोजन एंड
ऑक्सीजन को। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन विनर होता है? नाइट्रोजन होता है। क्यों? ये एक क्या होती है? एक्सेप्शन होती है। वेरी वेल। नाइट्रोजन आया किससे है बट ओरिजिनली? ओ से। ओ किससे आया ओरिजिनली? तो ऑक्सीजन इज मोर देन फ्लोरीन फॉर विच सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना? अब हो गया बेटा इंटेक्स एक्सरसाइज 4। तो अब आपका जो होमवर्क है, अब आप 30 से लेके 44 तक सारे क्वेश्चन कर सकते हो एक्सरसाइज 1 के। हैं जी? ठीक है। हाँ, ये देखो ना, ये जो एक्सरसाइज 1 की हेडिंग है ना, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। बस मतलब वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल खत्म करना है आपने। ओके। ऐसे ही बेटा एक्सरसाइज 2 कितनी कर ली हमने? कुछ किया हमने एक्सरसाइज 2 में डिस्कशन है? हाँ, एक्सरसाइज 2 में आपका होमवर्क है 25 से 32। ये एक्सरसाइज 2 है बेटा। ठीक है। और साथ में इलस्ट्रेशंस अप टू 6। ये आपने कल का होमवर्क है ये अपना। ठीक है, कल करके आना। चलो अभी नाउ नेक्स्ट हेडिंग। अब लिखो बेटा नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिख लिया है सभी ने? तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्वेश्चन आए, चाहे रेडियाई का क्वेश्चन आए, चाहे कोई मर्जी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए, हमेशा सबसे पहले क्या लिखा करो? एलिमेंट। ठीक है, ये फिक्स्ड है स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ आयोनाइजेशन में नहीं है, ये हर किसी में वैलिड है। चाहे एटॉमिक रेडियाई का क्वेश्चन आए, चाहे आयोनाइजेशन का। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ना हमने। पीरियोडिक टेबल, ग्रुप नंबर, ये सारा कुछ देख लिया। सेकंड क्या है चैप्टर का नेम? पहला तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दूसरा क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? उनकी प्रॉपर्टीज। पहली कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? एटॉमिक रेडियस विच कीप्स ऑन रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम, ये पढ़ लिया। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ ली? आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरी कौन सी पढ़ ली? आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन के बारे में भी हमें आइडिया लग गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे, सेकंड में क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को रिमूव। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी। क्या होता है बेटा? एनर्जी। इसको लिखो हिंदी पंजाबी में। ठीक है ना? पहले तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर
कितना एनर्जी का चेंज आया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले तो आपको इसका हिंदी वर्जन समझ आना चाहिए। अब लिखो सेकेंड पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल isolated gaseous atom, when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom, gaseous atom, ठीक है, to convert it into कौन सा आयन बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, नेगेटिव, टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन, एरो डाउन करके लिखो, एरो डाउन करके समझते हो ना। हाँ, मतलब हमने ये सेंटेंस लिख दिया ना, जहां तक भी आ गया, फिर एरो डाउन करके लिखो यहां पर। देन एंथैल्पी चेंज, ब्रैकेट में लिख दो एनर्जी चेंज, ब्रैकेट क्लोज्ड, देन एंथैल्पी चेंज, ब्रैकेट में क्या लिख दो, एनर्जी चेंज, ब्रैकेट क्लोज्ड, in this process is known as electron gain enthalpy, electron gain enthalpy। third point, represented as the delta H, represented as डेल्टा H, ब्रैकेट में बेटा E, ब्रैकेट में नहीं, ऐसे पैरों में EG। अब सुनो, देखो मैं एंथैल्पी की बात कर रहा हूं कि नहीं। एंथैल्पी का सिंबल होता है बेटा कैपिटल H। क्या सिंबल होता है बोलो एंथैल्पी का, कैपिटल H। ये हम पढ़ते हैं जब हम, एक चैप्टर होता है थर्मोडायनामिक्स, उसमें हम पढ़ते हैं, कैपिटल H का नाम है एंथैल्पी। डेल्टा जब लग जाता है तो नाम क्या आ गया, एंथैल्पी चेंज। क्या आ गया, एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये एक पिज्जा की तरह है। किसकी तरह, ये एक पिज्जा की तरह, ठीक है ना। इसको अपन पिज्जा भी बोल सकते हैं, मतलब एनर्जी चेंज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मतलब चाहे एंथैल्पी चेंज बोल दो, चाहे एनर्जी चेंज बोल दो, बात क्या है, सेम। बट केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, थोड़ा फैंसी वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या बोल दिया, एंथैल्पी चेंज। देसी मीनिंग क्या है इसका, एनर्जी चेंज, चेंज नहीं, एनर्जी चेंज। ओके, ये मैंने इस बार कौन सा पिज्जा ऑर्डर कर दिया, इलेक्ट्रॉन गेन वाला। कौन सा, लास्ट टाइम पिछली क्लास में कौन सा ऑर्डर किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला। कौन सा, तो आप वहां पर देखो हमने डेल्टा HIE लिखा है ना कहीं, तो पहले दूसरी लाइन में जा, तो डेल्टा H एक जर्नल टर्म है, ठीक है, देख गया एक आधा सिंबल। हाँ वेरी वेल बेटा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। डेल्टा H एक क्या है, जर्नल टर्म है,
जिसका नेम क्या है, एंथैल्पी चेंज, जिसका मतलब क्या है, एनर्जी चेंज। ओके, अगर तो एनर्जी चेंज इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए होएगी तो उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर वही एनर्जी चेंज इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे होएगी तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच ई जी। ये बेसिकली है क्या, कुल मिला के कितना एनर्जी चेंज है जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ऐड करें। क्या करें, ऐड करें। अब फोर्थ पॉइंट ये लिखना है, पहले सुन लो। ये जो एनर्जी चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वेयर एज आयोनाइजेशन के केस में, किसके केस में, केस में हमेशा एनर्जी चेंज क्या था, देखो पॉजिटिव। वेरी वेल, क्या था, मतलब वो हमेशा कौन सी प्रोसेस थी, एंडोथर्मिक। कौन सी थी, एंडोथर्मिक। दिस कैन बी एंडो एज वेल एज एक्सो। ठीक है, फिर इसके बाद मैं एक और लाइन लिखवाऊंगा, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस इन इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस, समझ गए, मतलब, और यू कैन से ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन गेन वाला प्रोसेस ज्यादातर एलिमेंट्स, बोलो, एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी, मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। कौन सा होता है, एक्सो। पर बच्चा इसको ये समझ लेता है भी शायद ये ऑलवेज क्या है, एक्सोथर्मिक। ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक नहीं है, कुछ केसेस में ये एंडो है, पर ज्यादातर केसेस में क्या है, एक्सो। वेयर एज, बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम एक ही पेज पर आ जाएंगे, एक दो चैप्टर बाद। यहां तक समझ आ गया सभी को। अब अगला पॉइंट लिखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फिफ्थ पॉइंट लिख लो, छोटे छोटे करके ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे ना सीक्वेंस में तो अच्छा लगेगा। फिफ्थ पॉइंट लिख लो, इन मैक्सिमम केसेस डेल्टा एच ई जी इज नेगेटिव। इन मैक्सिमम केसेस डेल्टा एच ई जी इज नेगेटिव। That is exothermic. That is exothermic. अगला पॉइंट लिखो, in some cases electron gain enthalpy, in some cases electron gain enthalpy can be positive, can be positive. That is delta H E G, हाँ, that is delta H E G क्या होएगा, पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक। तो ये भी क्वेश्चन आता है भी, डेल्टा एच ई जी इज ऑलवेज एक्सो, इज ऑलवेज एंडो और कैन बी बोथ। तो आंसर क्या आएगा, कैन बी बोथ। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी एरो डाउन करके लिखो, मोर द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन,
more the tendency to gain an electron. अगर मान लो अपने पास 3 एलिमेंट्स हैं कोई भी A, B एंड C, A भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, B भी करेगा और C भी करेगा। जब A इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस प्रोसेस में जो भी एनर्जी का आदान प्रदान होगा वो कितना होगा? मान लो बेटा -30, कितना होगा? 30 यूनिट किलो जूल पर मोल। इसमें बेटा मान लो -50 किलो जूल पर मोल, इसमें मान लो बेटा 20 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये होगा। मतलब मैंने दो वैल्यू नेगेटिव मान ली और एक वैल्यू पॉजिटिव मान ली। ठीक है, अब आप ये लाइन रीड करके मन में ही सोचो आंसर भी। अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ भी सबसे ज्यादा किसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, तो वो किसका होगा? मन में सोचो बेटा, बताना नहीं है। हाँ, ये वाला सेंटेंस पढ़कर आपको ये पता लग जाएगा भी भाई B फिर A फिर C, इसका मतलब B का क्या होएगा? मैक्सिमम टेंडेंसी, मैक्सिमम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, और C का मिनिमम टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अपने को इस सेंटेंस को याद करना है। जेईई मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आया ये वाला, बच्चा नेगेटिव पॉजिटिव के चक्करों से बेचारा बाहर नहीं आ पा रहा है, समझ रहे हो क्या? तो अगली बारी उम्मीद है भी अगर नीट का पेपर भी क्या हो गया बेटा, CBT हो गया, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो गई, तो फिर आपको भी वही करना पड़ेगा जो अभी जेईई मेंस वाले ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, समझ? तो नीट की मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ये पता लग गया जितनी ज्यादा वैल्यू क्या है नेगेटिव, उतना ज्यादा टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो -50 नेगेटिव में बड़ी वैल्यू कौन है? -50। वैसे अगर मैं पूछूं कौन सा नंबर बड़ा है? 20। ये तो पता ही है अपने ऊपर, अपने को नेगेटिव में बड़ा नंबर देखना है। क्या देखना है? नेगेटिव। अब ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अगर मान लो बेटा मैं यहां पर आगे इन सभी को माइनस से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। चलो बेटा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? इधर इधर -20। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट लोगों ने एक और डेफिनेशन भी बना दी, आगे जाके भी देखेंगे। क्या मैं इसका आंसर तो सेम ही आएगा कि नहीं आएगा? आंसर तो सेम ही रहने वाला है। किसका ज्यादा टेंडेंसी है? B का टेंडेंसी है, फिर उससे कम A का, उसके कम C का। तो इसको लिखने का मेथड एक और भी होता है, बी मोर द, बोलो नेगेटिव डेल्टा HEG, बोलो मोर द, इसको लिखते हैं बेटा मोर द, इधर लिख लेते हैं कहीं वीडियो में ना ही आए, मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसका नाम क्या है? ओए इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, इसका नाम तो बता दो। मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर द, ले आपस में बातें करी जा रहा हुआ, तुम लोग ही बोल दो कम से कम, मोर द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया यार? बोल दो। जितनी ज्यादा वैल्यू किसकी होएगी? नेगेटिव डेल्टा HEG की। नेगेटिव डेल्टा HEG की वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको इसमें? नॉर्मल केसेस में 50 होता है ना, नॉर्मल बड़ा नंबर, बोलो यस। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं? मोर द नेगेटिव, इसका नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंड उतनी ज्यादा टेंडेंसी। या फिर 7th वाला पॉइंट क्या था, पढ़ो वंशिका। मोर द नेगेटिव वैल्यू बोल दो, मोर द नेगेटिव वैल्यू बोल दो, चाहे मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो। बात क्या है?
सेम, मतलब कुल मिला के आपने क्या करना होता है, नेगेटिव में बड़ी वैल्यू देख लो अगर, तो कौन से सिंबल को देखना है, डेल्टा एच। बेटा केबीसी पर नहीं बैठे, जो आपके उधर क्वेश्चन आ रहा है प्लीज इधर फोकस करो बेटा। एक है डेल्टा एच ई जी की वैल्यू को कंपेयर करना है, एक अगर आप डेल्टा एच ई जी की वैल्यू को कंपेयर करोगे फिर तो आप नेगेटिव में बड़ा नंबर लोगे, समझ आ गया कि नहीं। अगर आप इनकी वैल्यूज दी हुई हैं आपको डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे नॉर्मल केस से सॉल्व करोगे। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, बोल दो। तो अब ये डिपेंड करेगा भी एग्जामिनर आपको कौन सी वैल्यूज देगा, तो इसीलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी मोर द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेंटेंस क्या था, मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया कि नहीं, इंग्लिश है बाबू भैया, ये क्या है, ये इंग्लिश। 7th पॉइंट लिख लिया सभी ने, 8th पॉइंट लिखो अब। 8th पॉइंट यही तो है, मतलब आप लोग लिखो, मैंने लिख लिया। हाँ भाई बेटा बाद में लिखा करो, जब सर कहते हैं पहले सुना करो यार, फिर समझा करो। ओके, लिखने का काम नहीं करना है इतना, पहले सुनना है और समझना है। अब 9th पॉइंट लिख लो। Inert gases have, देखो, inert gases have positive value of delta H Eg. Inert gases have positive value of delta H Eg. एरो डाउन करके लिखो, क्या रीजन होगा, एरो डाउन करके लिखो ऐसे, बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक configuration, because of fully filled electronic configuration. They have, because of fully filled electronic configuration, inert gases have very less tendency. Because of fully filled electronic configuration, inert gases have very less tendency to gain the electron. टू गेन द इलेक्ट्रॉन, क्या ये पॉइंट है जी, वेरी लेस टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया कि नहीं। अब आप बताओ बेटा, इसको भूल जाओ, भूल गए आप इसको। अब आप बताओ, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसका, उतना कम टेंडेंसी की उतना ज्यादा टेंडेंसी, मन में सोचो, उतना कम टेंडेंसी। डेल्टा एच ई जी का जितना कौन सा वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, उतना ज्यादा टेंडेंसी। ये तो हो गया सिंपल सिंपल चीजें। इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो क्लियर हो गया कि नहीं। मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ, समझ गए कि नहीं। तो इसको इंग्लिश में बोलने का बहुत प्रयास करें आप, क्योंकि पेपर में इंग्लिश में लिखा था ये सेंटेंस। अच्छा अब इसको भूल जाओ बेटा, इधर आ जाओ, समझ गए, इधर आ जाओ। मोर द नेगेटिव डेल्टा एच ई जी वैल्यू, मोर द नेगेटिव डेल्टा एच ई जी वैल्यू, मोर द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। वेरी वेल बेटा, यहां तक लिख लिया सभी ने। अब कौन सा पॉइंट लिखेंगे बेटा, 10th। क्या बात है, क्या बात है, 10th पॉइंट लिखेंगे बेटा।
इन सेकेंड पीरियड, हाँ जी हाँ बेटा, नाइट्रोजन, बेरिलियम, नियॉन, ऐसे याद रखना। सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, ये किसका ऑर्डर लिख दिया मैंने? टेंडेंसी टू नियॉन लिखा ना ये, और नाइट्रोजन, बेरिलियम, नियॉन ये तो लिखा है। हाँ मेरी कंसंट्रेशन बेटा वो होगी ना लैब से यार, मतलब बातें ना करें, ओके। हाँ मैं ये बताने वाला था, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्डर है। नाइट्रोजन, बेरिलियम, नियॉन, ठीक है। कौन से पीरियड में? सेकंड में। अब सिमिलरली नाइट्रोजन के नीचे कौन आ रहा है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के नीचे कौन आ रहा है? आर्सेनिक। मतलब ये कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा? ग्रुप 15। ये कौन से हैं? ग्रुप 2। ये ग्रुप 18। कहने का मतलब ये है, पहले सुन लो भी, मान लो आपको सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। किन को कंपेयर करना है? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनमें से सबसे पहले आप बेरिलियम को क्या ले जाओ? बाहर ले जाओ। तो कौन रह गया बेटा? लिथियम, बोरॉन, कार्बन। नाइट्रोजन को भी क्या ले जाओ? बाहर ले जाओ। कौन रह गया बेटा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन को भी क्या ले जाओ? बाहर। अब इनका क्या ऑर्डर होगा वो बाद में देखेंगे। इनका क्या ऑर्डर होएगा इनको बाद में देखेंगे। इसके बाद लास्ट में जो 3 जगह आएंगी, लास्ट में जो वो फिक्स हैं। ये कौन से ग्रुप नंबर की फिक्स है? 15 की। ये किसकी फिक्स है? 2 की। ये किसकी है? 18 की। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पे बेरिलियम आएगा, यहाँ पे नियॉन आएगा। मतलब इनका तो क्या होएगा बेटा? लीस्ट या फिर मिनिमम टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट। इनमें से कौन विनर होगा वो भी अपन बाद में देखेंगे। कहने का मतलब जब भी एक पीरियड में हम कंपेयर करेंगे तो आपने उस पीरियड में ये तीनों एलिमेंट्स को तो पहले आखिरी पोजीशन दे देनी है, फिक्स है। लास्ट में रोल नंबर पहला किसका है? 18 का। सेकंड किसका है? इसका। थर्ड। पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 लास्ट की 3 बैक बेंचर्स एकदम फिक्स्ड है भी भाई, अपन ही। ओके, हम कोई रोटेशन नहीं करें, बस इनमें ही देखेंगे क्या करना है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? लिखो बेटा, ऐसे ही लिखो, अभी क्वेश्चन करेंगे ना, फिर कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। इस रीजन के बाद, ये लिखने के बाद फिर हम वाटर ब्रेक करेंगे, ठीक है ना? हाँ, अब इनका रीजन क्या है बेटा? हम इनको आखिरी में, बोलो क्यों रखते हैं आखिरी में? क्यों रखते हैं? जस्ट वैसे ही लिख लो, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा रीजन लिख लो बेटा। नाइट्रोजन का रीजन क्या होएगा? चलो गैस करो। क्योंकि ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ये कहेंगे मैं पहले ही जिंदगी में क्या हूं? रिलेटिवली स्टेबल हूं। तो भाई मैं रिलेटिवली क्या हूं? स्टेबल। तो मेरे को इलेक्ट्रॉन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, नियॉन वाले क्या कहेंगे? मैं तो एकदम ओके हूं। बोलो क्या हूं?
हाँ फुली फिल्ड भी भाई मेरे को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बेरिलियम वाले जो कहेंगे ये कहेंगे भाई हमारा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है। ठीक है ना, ये 2s2 वाला क्या है, फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लास्ट टाइम हमने ये इफेक्ट पढ़ा था ना, ये कौन सा पेनिट्रेशन इफेक्ट था कि नहीं था, इसके कारण क्या हो रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी का चक्कर बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था वो, हाँ इन विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन, वही रीजन इधर है। समझ आ गया कि नहीं, इनका साइज स्मॉल होने के कारण 2s ऑलरेडी क्या है, फील्ड है, ये कह रहा है अपने को और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है अभी, इनका पोजीशन फिक्स्ड है, किधर है हमेशा, लास्ट में। ओके बेटा, ये लिख लिया, लिख लो ये। अच्छा सुना था। अब वाटर ब्रेक कर लो बेटा, अब आप नींबू पानी पियो। बेटा तू भी लिया नींबू पानी, तू भी पी लेगा। हाँ, तेरे को मना किया क्या किसी ने नींबू पानी नहीं लेकर आना है? बोलो वंश बेटा। हैं जी, हाँ नहीं वो डिपेंड करेगा कौन सी कंपनी है, कौन सा। हाँ हरे रंग का बैरियल, नींबू भी हरे रंग का बैरियल बेटा। फोटो खींचना है, ठीक है ना, फोटो क्लिक करना है, फिर शेयर करना है भी सर ये वाला नींबू पानी था। क्या क्या दोबारा बोल रहे? हाँ हाँ, नहीं दोनों में फर्क है क्या? हमें तो लगता है पड़े पड़े पीले हो जाते हैं वो है? नहीं नहीं वो कमाल है। नहीं नहीं, नींबू और लेमन और लाइम में फर्क है क्या? नहीं टेस्ट में फर्क होता है क्या? अच्छा कमाल है यार, ये वाला ज्ञान तो आज ही मिला मेरे को। अच्छा ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं? नहीं ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं? लाइम। अच्छा नहीं याद हो गया ना हमें, हाँ ये तो पता है। ग्रीन में एन आ रहा है तो लेमन में एन आ रहा है, वो आपस में नहीं मिल रहे हैं, समझ? ग्रीन वाला लाइम है, लेमन लेमन है, समझ रहे? ब्लिंकिट पे देखेंगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसलिए वो हिंदी में लिखने लग गए आजकल, नींबू खत्म लाइम लेमन में तो उलझ जाएंगे भाई। अच्छा कमाल है यार, ये कहां से आई इंफॉर्मेशन आपको? अच्छा क्या बात है, आज 3-4 लोगों को तो आपने एनलाइटन कर दिया बेटा, वाह यार वाह। ब्लिंकिट में ऑर्डर करने में हेल्प करेगा ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 11th पॉइंट बेटा, काफी है, पहली बार ही बना रहे हैं, देखते हैं कितने बनते हैं। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे यार, जर्नल ट्रेंड, बस सिंपल आ गया अब तो। अब जर्नल ट्रेंड फिर एक्सेप्शन, खत्म, फिर प्रॉपर्टी बेटा, समझ गए कि नहीं? और खुशी की बात ये है भी, ये आखिरी प्रॉपर्टी तो वैसे है नहीं ये, पर ये वो आखिरी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है, एक्सेप्शन है, समझ गए कि नहीं? इसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसमें एक्सेप्शन, 3 तो प्रॉपर्टी हुई है अभी बेटा, कम से कम 10-15 तो होनी चाहिए ना। ओए होए प्रॉपर्टी तो एक ही चल रही है, इलेक्ट्रॉन गेन ये प्रॉपर्टीज नहीं है ये। पहले इनको डिफरेंस समझाओ भी, पढ़ क्या रहे हैं बेटा। एक क्या होता है लॉन्ग द पीरियड, और एक क्या होता है, फटाफट लिखो, अलोंग द एटॉमिक रेडियाई, बोल दो, डिक्रीजेस, देयरफॉर मोर टेंडेंसी
to gain the electron. As more attraction is being provided by nucleus, therefore tendency to gain the electron increases. पूरी कहानी लिख दी हमने ताकि याद हो जाए आपको. Along the period एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होएगा. तो अब आप देखो बेटा, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, समझ आ गया कि नहीं? मैग्नेट की तरह सोचो. तो न्यूक्लियस उसको एकदम से ले, बेटा बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो न्यूक्लियस उसको एकदम से, समझ गए कि नहीं? ऐसे. तो जितना कम क्या होएगा एटॉमिक रेडियाई, तो इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस के क्या आ रहा होगा, पास आ रहा होगा. तो न्यूक्लियस उसको उतना ही जल्दी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देयरफॉर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. बेटा आप ब्रेक में उधर चले गए, नो 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 नो, बैग को उधर लेकर जाओ. अच्छा, हाँ, कमाल है. कम से कम 6-7 बार तो मैं हर क्लास में आपको यही कहता रहता हूं. क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको यार? 2. ओके. टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ये बेटा, ये एज मोर अट्रैक्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियस. अब इधर लिखो यार पैरेलली सारे बच्चे. डाउन द ग्रुप क्या होएगा? वेरी वेल. एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज. बस सीधे ही लिख दें अब, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन मंडे हम ये चैप्टर होपफुली क्या कर देंगे, ठीक है ना? छुट्टियों से पहले एक और चैप्टर क्या कर देंगे, खत्म बेटा, खत्म. स्टार्ट करके खत्म कर देंगे. छुट्टियां कब से हैं? 21 से 28. बेटा इधर आ जाओ, क्वेश्चन करो. एक क्या करो? क्वेश्चन. पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन. Arrange the following in increasing order of tendency to gain the electron. अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेटा, ठीक है? क्वेश्चन के बाद लिखेंगे हम 12th वाला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. बोलो, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. क्या ये इंग्लिश है कि नहीं है यार? बोल दो. क्लियर? अच्छा, जैसे बेटा वैल्यू ऑफ y इज 3, ये भी क्या है? इंग्लिश. इसका मैथ क्या होएगा? ये होएगा. सिमिलरली ये क्या है? इंग्लिश. इसकी केमिस्ट्री क्या होएगी?
जा तो इसकी केमिस्ट्री होएगी डेल्टा एच ई जी, जा माइनस डेल्टा एच ई जी, इसकी केमिस्ट्री होती है माइनस डेल्टा एच ई जी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होती है? मतलब अगर आपको कभी ये सिंबल लिखा है, इसका नाम क्या है? वेरी वेल बेटा, इसका नेम क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है? समझ आ गया कि नहीं आ गया यार? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये आए अरेंज द फॉलोइंग इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपने पेपर में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कर देना है? कट कर देना है। ऊपर क्या लिख देना है? टेंडेंसी टू गेन द, तो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन में ये आए अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कट करो, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन लिख दो, फिर आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया यार? तो फिर वेरी वेल बेटा, अगर क्या ना लिखा हो नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव का ऑर्डर लिख दो, फिर उसका ऑपोजिट ऑर्डर क्या होएगा? आंसर होएगा। पहले हम ये वाले करेंगे, फिर वो क्वेश्चन करेंगे। गुड। तो मेरे कहने का मतलब ये है अभी इस क्वेश्चन में क्या आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका भी पूछा जा सकता था कि नहीं यार? यस, ठीक है बेटा। पहले तो ये क्वेश्चन लिखेंगे हम, ऐसे लिख लिए सभी ने, ठीक है। अब इसमें बेटा फर्स्ट पार्ट जो है वो है ग्रुप 1 एलिमेंट्स। कौन से? चलो अरेंज करो सारे बच्चे, इसका आंसर लिखो, फटाफट करो बेटा। ये पढ़ो भी, आखिरी 15 मिनट ही पढ़ना है। क्यों? इस पर तो छुट्टी है। ऐसे सोच के पढ़ो यार, क्लास हो गई है पहले ही। हाँ, थोड़े एक्टिव हो जाओ। कर दिया? तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है बेटा? लिथियम। सबसे मिनिमम सीजियम। ऐसे लिखा करो, फिर कभी गलती नहीं होएगी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंक्रीजिंग है ना, तो सीजियम, फिर रुबीडियम, फिर देन सोडियम, देन लिथियम। ए पार्ट हो गया कि नहीं? अभी 12th पॉइंट नहीं लिखना, ठीक है ना। बी पार्ट बेटा, पीरियड 2 एलिमेंट्स, खुद करो अरेंज। पीरियड 2 एलिमेंट्स को खुद करो अरेंज। इस एसी की ना फैन स्पीड कम रखा करो, टेम्परेचर भी कम रखा करो। ओके, कोई बात नहीं। अरे इसमें क्या है यार, स श चलता रहता है अपने इधर।
पहले इसको लिखो। ओए कर दिया अरेंज। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स लिख दिए मैंने, लिख दिए। अब इनको बेटा किनको बिल्कुल आखिरी में रखना होता है? इन तीनों को आखिरी में रखेंगे। पहले इनको क्या करो, नॉर्मल ऑर्डर से अरेंज अलोंग द पीरियड टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या लिखेंगे बेटा? लिथियम, फिर बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आखिरी तीन फिक्स हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर नियोन। दे हैव पुअर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया कि नहीं आ गया ये? अब लिखो बेटा एक्सेप्शंस। क्या लिखो? हाँ 12th पॉइंट लिखो। पहले 12th पॉइंट लिखो। वो सामने बेटा अब लिखो बेटा एक्सेप्शन। तो लिखो फर्स्ट एक्सेप्शन। ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर कौन आएगा? एल्यूमिनियम, इधर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, ये कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा? पीरियड 2। ये कौन से हैं? पीरियड 3। ठीक है, अब आपने इधर देखना है एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन है अगर मैं मान लो इन दोनों को कंपेयर करूं, बोरॉन और एल्यूमिनियम को। ठीक है, तो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा होना चाहिए था बेटा? बोरॉन का। क्यों? डाउन द ग्रुप जाते हैं तो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। समझ गए कि नहीं? बट क्योंकि ये क्या है तो इसलिए आंसर क्या आएगा? एल। सिमिलरली बाकियों में भी कौन विनर होएगा यार? क्या ये लिख सकते हैं सिलिकॉन इज बेटर देन फॉस्फोरस, बेटर देन नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन। पहले तो ये क्या है? एक्सेप्शन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फिर इसका जो क्या है रीजन। रीजन क्या है बेटा? बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बिकॉज ऑफ
ड्यू टू, पहले सुन लो, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन। किस में ज्यादा होता है? बिकॉज ऑफ, ऐसे लिख लो, मोर रिपल्शन, ठीक है ना। वाई रिपल्शन, वाई रिपल्शन, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पीरियड टू एलिमेंट्स। अब ध्यान सुनो, ऐसा कह रहे हैं भी अगर मैं बोरॉन, ये मान लो 2 BHK हाउस है, ये 2 बेडरूम घर है, ये 3 बेडरूम घर है, ठीक है, BHK ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, ये 2 कमरों का, ये 3 कमरों, इसमें नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसमें भी नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इसमें ऑलरेडी बंदे रह रहे थे ना यार, कितने? एक क्यों हुए? 5 है ना इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 5। 5 बंदे ऑलरेडी रह रहे थे कि नहीं? तो ओके, 6 इलेक्ट्रॉन अब रहेंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। बोलो 5 ऑलरेडी थे, 1 आ गया, तो 6 हो गए कि नहीं? तो अब रिपल्शन होगी। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगी? रिपल्शन। आप आउटर मोस्ट शेल को देखो, सिर्फ किसको देखो? आउटर मोस्ट में 3 है कि नहीं है? यस। और वो घर कितना है? 2 BHK। इसमें आउटर मोस्ट में भी 3 है, पर ये 3 कमरों का घर था, ये 2 कमरों का घर था, समझ गए? तो जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, ज्यादा क्या करता है वो? डिशुम डिशुम। क्या करता है? इधर भी करेगा, बट रिलेटिवली उतना इम्पैक्ट नहीं होता। होता क्या है? पहले सुन लो, पहले सुन लो। इलेक्ट्रॉन के आने से, इलेक्ट्रॉन से आने से रिपल्शन ज्यादा होएगी। रिपल्शन ज्यादा होने का मतलब होता है सिस्टम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? खुद सोचो। रिपल्शन हो रही है तो क्या होता है? सिस्टम अनस्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। बंदा दूर जा रहा है ना, बोलो क्या हो रहा है? अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, समझ गए? अब अगर बड़ा घर है तो उसमें भी रिपल्शन होएगी, बट उसमें उतनी ज्यादा रिपल्शन समझ गए क्या? अब और कैसे समझाएंगे यार, ठीक है? और क्लियर हो गया कि नहीं? तो फिर इसका मतलब रिपल्शन कम किधर लगेगी? बिगर साइज में। तो इसका मतलब वो उतना अनस्टेबल, सेकंड पीरियड वाले ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए ज्यादा टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन किस में है जैस्मिन बेटा? थर्ड पीरियड में। बोलो थर्ड पीरियड में, समझ गए? सिमिलरली फ्लोरीन और क्लोरीन में आप बताओ ज्यादा टेंडेंसी किसका है? टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। अब इस पे एक क्वेश्चन आएगा, पहले इसको लिखो। क्या हो गया? लिख लो, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। वो साथ ही साथ लिखा करो यार, ये भी लिख रहे हैं। ओके, आगे से चलो लिखो। ये भी बात ठीक है। हाँ 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 हाँ, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, पहले वो तुम लोगों ने समझा, फिर ये ठीक है। लिखिए क्या? कईयों ने लिखे, कईयों ने नहीं लिखे। अब नोट करके पॉइंट लिखो यार। क्लोरीन हैज हाईएस्ट टेंडेंसी, लिखो, क्लोरीन हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इन द होल पीरियोडिक टेबल। लिखो, क्लोरीन हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इन द होल पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इन द होल पीरियोडिक टेबल। समझ गए कि नहीं? अभी पढ़े हैं बेटा। हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ।
मैं चला जाऊंगा टाइम पे। अब ये कैसे जस्टिफाई करेंगे यार अपन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लिख लिया हाईएस्ट टेंडेंसी, फिर इसी को लिखो क्लोरीन हैज हाईएस्ट वैल्यू, मतलब हाईएस्ट नेगेटिव डेल्टा HEG वैल्यू। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव डेल्टा HEG वैल्यू। वही तो समझाएंगे पुत्र जी। लिख लिया? अरे बोल दो। ठीक है, अब आप देखो क्या फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन है कि नहीं है? क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा है कि लेस है? ज्यादा। किससे? क्लोरीन से। अब पीरियोडिक टेबल देखो सारे बच्चे फटाफट। सेकंड पीरियड में कौन विनर है, मतलब कौन आ रहा है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बताओ बेटा, अलोंग द पीरियड, बोलो अलोंग द, सबसे ज्यादा किनका टेंडेंसी होता है टू गेन द इलेक्ट्रॉन? हैलोजेंस का। किसका होता है? हैविंग मोर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ये किनको समझ आ गया? हैंड रेस करो फटाफट। ये तो क्लियर है ना? क्योंकि नोबल गैस तो लीस्ट टेंडेंसी तो कौन रह गया बेटा? हैलोजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ गए कि नहीं? ओके। अब हैलोजन में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑर्डर क्या आएगा बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्योंकि इन दोनों में क्या है, तो इनमें ऑर्डर क्या आएगा? तो इसका मतलब पहले तो हैलोजेंस, हैलोजेंस में भी कौन? तो अब अगला पॉइंट ये लिख लो, हैलोजेंस हैव, इसी में लिख लो ना साथ में ही, हैलोजेंस हैव हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। Halogens have highest tendency to gain the electron in their respective period। फिर ये डायग्राम सी बनाओ बढ़िया सी। अब मानना बेटा टाइम हो गया है। क्लोरीन सॉरी हैलोजेंस हैव हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। डायग्राम मतलब ये अब आपका टेस्ट कब है? समझ गया, मतलब कमिंग वेडनेसडे टेस्ट नहीं है ना, उसके बाद है। बस ये चैप्टर तो पूरा आएगा ही आएगा, बाकी भी और भी बहुत कुछ आएगा, वो बताएंगे। कल पूछना, अच्छा मेरे को ये पॉइंट मैं लिखवा दूंगा। अगला देखते हैं, मूल कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाएंगे नहीं तो चैप्टर, थोड़ा सॉल्विंग कर लेते हैं। कोई बैठ रहा है इधर कि सारे जा रहे हैं? बेटा आपने कितने लेक्चर सुन लिए? कितने कितने सुन लिए? 3-4 सुन लिए? बेटा आपने लेक्चर सुनने स्टार्ट किए? थोड़े से ज्यादा देख लो यार। अच्छा अब केमिस्ट्री कर लेना, ठीक है।